हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे विभिन्न प्रकार के क्रियाशील मध्यवर्ती के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहला अध्ययन किया था कार्बोधनायन कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती के बारे में अध्ययन कर चुके थे कि वो किस प्रकार से बनता है, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाओं में वो भाग लेता है और उसके स्थायित्व के बारे में हमने कंप्लीटली चर्चा कर चुके थे कि किस प्रकार बनता है उन सब के बारे में। अब हम दूसरा मध्यवर्ती बात करते हैं, दूसरे रिएक्टिव इंटरमीडिएट की बात करते हैं, जो कि है आपका कार्ब एनायन, है ना। तो जैसे कि कार्बोनियम आयन था, उसमें कार्बन के ऊपर धनावेश चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। तो कार्ब एनायन में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज होगा। तो ऐसे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स को हम क्या कहते हैं, कार्ब एनायन कहा जाता है। अब कार्ब एनायन भी हमें हेटेरोलाइटिक क्लीवेज विषमांश विखंडन के द्वारा प्राप्त होता है। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। जिस प्रकार से कार्बोनियम आयन भी हमें हेटेरोलाइटिक विषमांश विखंडन के द्वारा प्राप्त हो रहा था, ठीक उसी प्रकार कार्ब एनायन भी हमें हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा प्राप्त होता है। और यहाँ पे जो विषमांश विखंडन बात करें, तो बंध का विखंडन इस प्रकार से होता है कि बंध युग्म का इलेक्ट्रॉन, बंध युग्म के जो इलेक्ट्रॉन है उसको कोई एक परमाणु अधिक विद्युत परमाणु लेकर बाहर निकल जाता है। तो उस कंडीशन में हमें या तो कार्बोनियम आयन प्राप्त होता है या कार्ब एनायन मध्यवर्ती प्राप्त होता है। तो कार्ब एनायन मध्यवर्ती कब प्राप्त होगा, तो कार्ब एनायन मध्यवर्ती उस कंडीशन में प्राप्त होता है जब कार्बन परमाणु की विद्युतीयता उसके कार्बन परमाणु की विद्युतीयता इससे जुड़े हुए कोई दूसरा जो समूह है, दूसरा कोई परमाणु है, उससे अधिक हो। उस कंडीशन में हमें ये संभावना रहती है कि बंध युग्म की दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन परमाणु लेकर बंध का विखंडन हो जाए और हमें यहाँ पे प्राप्त होता है कार्ब एनायन। ठीक है, जैसे कि अपन चर्चा करें, दिस इज ठीक है, ये कोई एक सिंपल सा मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में बंध है। तो कार्बन कार्बन में जो बंध युग्म के जो इलेक्ट्रॉन है वह इस प्रकार से टूटे। जस्ट एग्जांपल के लिए अपन बात करें कि ये जो बंध है वो इस प्रकार से टूटे कि ये जो बंध युग्म के जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों, ये वाला कार्बन आपका बाहर निकल जाए। तो ये वाला कार्बन अगर आपका निकलेगा बाहर तो ये जो हो जाएगा कार्बन नेगेटिव और ये कार्बन हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से बंध का विखंडन आपका यहाँ पे हो रहा है। एक हमें प्राप्त हो रहा है कार्बन आयन और एक हमें प्राप्त हो रहा है कार्बोनियम आयन। तो बंध का विखंडन इस प्रकार से हो कि बंध युग्म का इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन परमाणु लेकर बाहर निकल जाए। उस कंडीशन में हमें यहाँ पे कार्बोनियम आयन कार्ब एनायन मध्यवर्ती प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्बोनियम एंड दिस वन इज अ कार्ब एनायन मध्यवर्ती। एक एग्जांपल के माध्यम से हमने समझा है कि बंध युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन परमाणु लेकर बाहर निकल जाए। उस कंडीशन में हमें कार्ब एनायन मध्यवर्ती प्राप्त होता है। अब सबसे बड़ी बात कि कार्ब एनायन जो हमें मध्यवर्ती जो प्राप्त होता है वह प्रबल लुईस क्षार की उपस्थिति में प्राप्त होता है। ठीक है, प्रबल लुईस क्षार का मतलब ये होता है कि जैसे कि OH माइनस है, RO माइनस है, मतलब एल्कोक्साइड आयन है। तो उस कंडीशन में ये एल्कोक्साइड आयन या जो लुईस क्षार है वो क्या करते हैं कि कार्बन परमाणु से जुड़े हुए एसिडिक अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्राप्त होता है। जैसे कि अपन बात करें, ये एक एग्जांपल लिया हम लोगों ने CHX RNH। तो ये जो आपका X है, यहाँ पे अपन बात करें तो X जो है वो आपका एक प्रकार का हेलोजन परमाणु है। तो ये लुईस क्षार की उपस्थिति में, लुईस क्षार मतलब बेस OH माइनस की उपस्थिति में क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन परमाणु है वह एसिडिक नेचर का होने की वजह से ये जो बेस है वो इस हाइड्रोजन को लेके बाहर निकल जाता है, मतलब हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन है वह इस प्रकार से बंध युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देकर बाहर निकल जाता है। इसका मतलब बंध युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, कार्बन के पास आ गए। तो हमें जो यहाँ पे प्राप्त हो रहा है इस प्रकार से हमें ये मध्यवर्ती यहाँ पे प्राप्त होता है, जैसे कि
माइनस H ले लिया, क्या बन गया आपका H2। ठीक है, जस्ट एग्जांपल के रूप में हमने बात करी है कि ये जो हाइड्रोजन है वो आपका अम्लीय प्रकृति का है, और अम्लीय प्रकृति ये आपका जो X है वह कोई आपका ऐसा समूह है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, जिसकी वजह से ये कार्बन का ये जो हाइड्रोजन परमाणु है वो आपका अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। अब यहाँ पे X बराबर आपका हेलोजन हो सकता है, X बराबर आपका C++ समूह हो सकता है, NO2 समूह हो सकता है, ठीक है, कार्बोनिल समूह हो सकता है। तो इस वजह से जो हाइड्रोजन है वो आपका क्या हो जाता है, अम्लीय प्रकृति का हो जाता है, और किसी भी बेस की वजह से ये हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में आपका आसानी से बाहर निकल जाता है, मतलब अम्लीय प्रकृति का होता है। तो बंद युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन मिलता है, ये कार्बन मिलता है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है, और हमें प्राप्त होता है कार्बो एनायन इंटरमीडिएट। ठीक है, अब कार्बो एनायन इंटरमीडिएट प्राप्त हो रहा है, तो किसकी उपस्थिति में प्राप्त होता है, हमें मूलतः बेस की प्रेजेंस में प्राप्त होता है, जैसे कि OH- ले सकते हो आप, या आप ले सकते हो इथोक्साइड आयन ले सकते हो, है ना। ठीक है, आप ले सकते हो एमीन ले सकते हो R3N, है ना। तो इनकी उपस्थिति में ये क्या करते हैं, H+ को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से बंध का विखंडन इस प्रकार से होता है कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और हमें कार्बो एनायन मध्यवर्ती यहाँ पे प्राप्त होता है। अब बात करें कार्बो एनायन मध्यवर्ती में क्या होता है, तो कार्बो एनायन मध्यवर्ती में इस प्रकार का 3 तो बंध होते हैं, बंध युग्म के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऋणावेशित प्रजाति होती है जिसमें कार्बन परमाणु पर 3 बंध व एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। ये तो 3 तो क्या हो गए, ये 3 है वो क्या है, बंध है, बॉन्डिंग बनाते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज है उसमें क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। तो ये जो है वो आपकी कार्बन की कार्बो एनायन की एक स्ट्रक्चर है जिसमें 3 बंध होते हैं व एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। जैसे और कार्बन पॉजिटिव में क्या था, 3 बंध थे और एक ऑर्बिटल जो था वो आपका वैकेंट था। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये आपका काम करता है न्यूक्लियोफाइल के रूप में, और ये आपका काम करता है इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। ठीक है, तो ये है आपका कार्बोनियम एंड दिस वन इज अ कार्बो एनायन। ठीक है, अब बात करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं हम अलग अलग प्रकार के कार्बो एनायन की, कौन कौन से कार्बो एनायन आपके हो सकते हैं। तो कार्बो एनायन में आपका जैसे कि CH3-, ठीक है, मेथिल एनायन कहेंगे, इसका नाम क्या होगा, मेथिल एनायन। दिस वन CH3 CH2-, ये है आपका एथिल एनायन या मेथिल कार्बो एनायन। ठीक है, इसके अलावा आपका हो सकता है CH3CH- CH3, ठीक है, ये आपके कार्बो एनायन के एग्जांपल है। इसके अलावा आपका हो सकता है एलिल कार्बो एनायन, ठीक है, ये है आपका एलिल एनायन, सॉरी एलिल एनायन, ये है आपका एलिल एनायन। तो ये अलग अलग प्रकार के आपके कार्बो एनायन है जिसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ये मेथिल एनायन, एथिल एनायन, आइसोप्रोपिल एनायन, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग प्रकार के कार्बो एनायन के एग्जाम्पल हैं। दूसरी चीज एलिफेटिक यौगिकों में मैंने आपको बताया था कि एलिफेटिक यौगिकों में कार्बो एनायन उन यौगिकों के द्वारा बनता है जिसमें बहुबंधी समूह से जुड़ा हुआ हो, मतलब बहुबंध समूह उपस्थित हो, उन यौगिकों के द्वारा कार्बो एनायन बनता है। जैसे कि अपन यहाँ बात करें, चर्चा करें कौन कौन से यौगिक वो कार्बो एनायन बना सकते हैं। तो जैसे कि आपका कार्बोनिल समूह, जैसे कि अपन अभी बात करी थी मैंने, X बराबर आपका NO2 समूह हो सकता है, X बराबर आपका नाइट्रो समूह हो सकता है, X बराबर आपका CN समूह हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले कोई भी ग्रुप जुड़े होंगे अल्फा कार्बन से, तो वह आपका जो अल्फा कार्बन है वह आपका कार्बो एनायन मध्यवर्ती बनाएगा। जैसे कि यहाँ पे अपन देख सकते हैं, बहुबंध युक्त यौगिक जैसे कि R CH2 C++O R। तो इसमें ये जो हाइड्रोजन परमाणु है ये कार्बोनिल समूह, उसके पास वाला जो कार्बन है आपका अल्फा कार्बन, तो ये जो हाइड्रोजन है वो आपका H+ के रूप में यहाँ पे आसानी से बाहर निकल जाता है और कार्बो एनायन बनाएगा RCH- C++O R। तो ये आपका कार्बो एनायन बना सकता है। इसके अलावा आप ले सकते हो इस C++O, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर लिखी थी ये वाली, ठीक है ना, ये
वाले अपने स्ट्रक्चर लिखी थी अभी, जिसमें अपने एक्स बराबर मैंने कहा था सी डबल बॉन्ड ओ समूह आप ले सकते हैं, या आप ले सकते हैं NO2 समूह ले सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, ऐसा कोई भी एक्स समूह उपस्थित हो, उस कंडीशन में ये जो हाइड्रोजन है वो आपका अम्लीय प्रकृति का हो जाता है, और चार्ज की उपस्थिति में ये जो H है वो है आपका H+ के रूप में बाहर निकल जाता है। जैसे कि मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूं, x बराबर Cn रखते हैं अगर अपन RCH2 तो यहाँ पे भी जो अगर आप बेस होगे तो इस क्रियात्मक समूह के बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन, तो ये हाइड्रोजन वापस आपका अम्लीय प्रकृति का हो जाता है, तो यहाँ पे H+ के रूप में बाहर निकल जाता है और हमें प्राप्त होता है दिस कार्बन एनायन। इसके अलावा अगर आप x बराबर NO2 समूह लेते हैं, उस कंडीशन में भी ये जो आपका कार्बन है उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति का हो जाता है, और आपका बेस की प्रेजेंस में OH- की उपस्थिति में या एल्कोक्साइड आयन की उपस्थिति में H+ के रूप में बाहर निकलता है और हमें प्राप्त होता है दिस कार्बन एनायन। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल हैं जिसके द्वारा हम कार्बन एनायन कहाँ प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में हमने चर्चा करी। कौन कौन से ऐसे एलिफेटिक यौगिक हैं जिनमें कार्बन एनायन बन सकता है मध्यवर्ती के रूप में, तो उसकी सीधी सी बात यह है कि ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें एक्स में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नेचर या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो, उस कंडीशन में आपका कार्बन एनायन मध्यवर्ती किसी क्षार की उपस्थिति में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इन अभिक्रियाओं के माध्यम से हमें प्राप्त होता। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर की, नामकरण की, किसका नामकरण किस प्रकार से रखा जाता है। तो नामकरण की, जैसे कि कार्बोनियम आयन में हमने नामकरण पढ़ा था तो 2 पद्धतियाँ थी, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपकी 2 पद्धतियाँ हैं। तो पहली पद्धति में वहाँ पर हमने कार्बोनियम शब्द यूज़ किया था, तो यहाँ पर हम शब्द यूज़ करेंगे कार्बन एनायन। जैसे कि अपन बात करें CH3CH2-, ठीक है, ये आपका एक कार्बन एनायन है। अगर इसका आपको नामकरण करना है तो नामकरण में ये जो स्पीशीज है उसको हम कहेंगे कार्बन एनायन। क्या कहा जाएगा इसको? कार्बन एनायन कहेंगे। पहली पद्धति हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसको कहेंगे कार्बन एनायन। कार्बन एनायन में जो कार्ब शब्द है वो कार्बन को प्रदर्शित कर रहा है और एनायन है वो नेगेटिव चार्ज को। तो ये जो आपका कार्बन एनायन जो दिख रहा है, अब इसके बाद ये जो है वो आपका एक प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट के रूप में कार्य करेगा और इसको हम कहते हैं मेथिल। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मेथिल कार्बन एनायन। पहली फर्स्ट पद्धति के अनुसार इसकी बात करें तो कार्बन एनायन के पहले पूर्व लग्न हम लगाएंगे कि जो कार्बन का पूर्व लग्न जो आपका एल्किल का जो नाम है उसके अनुसार इसका होगा मेथिल कार्बन एनायन। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ये लिया अपने CH3CH-CH3, तो ये वाला क्या हो गया आपका कार्बन एनायन एंड CH3 एंड CH3 2 मिथाइल समूह आपके यहाँ पे उपस्थित है, तो इसका नाम क्या होगा? डाइमिथाइल कार्बन एनायन। ठीक है, क्या होगा? डाइमिथाइल कार्बन एनायन। ठीक है, ये इसका नोमेनक्लेचर होगा। मेथिल कार्बन आयन, डाइमेथिल कार्बन आयन, मतलब कुल मिला के बात ये हो रही है कि जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको दे देंगे कार्बन आयन, फिर उसके बाद जितने भी प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं उन प्रतिस्थापी समूहों का जो नाम है उसके अकॉर्डिंग इसका नामकरण किया जाएगा। ठीक है, सेकंड पद्धति में क्या है? सेकंड पद्धति में कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पे जो उनका नाम है वो नाम लिख के हम अनुलग्न लगाएंगे एनायन। क्या लगाएंगे? एनायन। तो यहाँ पे कार्बन एनायन लगाया जाता है, उसकी जगह पर क्या लगाएंगे? एनायन लगाएंगे। जैसे कि आपका ये CH3CH2- ये है, अगर इसको माइनस की चार्ज को हम अगर हटा देते हैं उस कंडीशन में CH3CH2- जो है, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे CH3CH2- जो आपका कार्बन एनायन है वो कार्बन एनायन में ये नेगेटिव चार्ज नहीं है, उस कंडीशन में ये आपका कौन सा एल्किल समूह है? एथिल। तो उस जो जितने कार्बन परमाणु का एल्किल समूह है उसका नाम लिखने के बाद हम अनुलग्न लगा देंगे एनायन। तो ये आपका 2 कार्बन का जो एल्किल है उसे हम कहते हैं एथिल, तो इसका नाम होगा एथिल एनायन। क्या होगा? एथिल एनायन। मतलब कार्ब शब्द हमको यहाँ पे यूज नहीं करना है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से 3 कार्बन का जो एल्किल समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? आइसोप्रोपिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? आइसोप्रोपिल। तो और नेगेटिव चार्ज के लिए शब्द यूज करेंगे हम एनायन। तो सेकंड पद्धति के अनुसार इसका नाम क्या होगा? आइसोप्रोपिल एनायन। ठीक है, क्या होगा?
आइसोप्रोपिल एनायन। ठीक उसी प्रकार से बात करें अपन CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये है आपका एलिल कहा जाता है इसको, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 को हम एलिल कहते हैं। और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका नाम क्या होगा, एलिल एनायन। क्या नाम होगा, एलिल एनायन, ठीक है। ये आपके एनायन का नामकरण हो गया। ठीक उसी प्रकार बात करें C माइनस C6H5 C6H5 C6H5, मतलब इस कार्बन एनायन के साथ 3 फिनाइल समूह जुड़े हुए हैं। तो इसका नाम फर्स्ट पद्धति के अनुसार करें तो इसका नाम होगा 1 2 3। और इसको देखिए कार्बो एनायन, इसको नाम क्या देना है, कार्बो एनायन। कितने समूह उपस्थित है, 1 2 3। कौन से, फेनिल है, तो इसका नाम क्या होगा, ट्राइफेनिल कार्बो एनायन। फर्स्ट पद्धति के अनुसार ट्राइफेनिल कार्बो एनायन, ट्राइफेनिल कार्बो एनायन, ठीक है। और सेकंड पद्धति के अनुसार अपन बात करें, अब ये नेगेटिव चार्ज नहीं है उस कंडीशन में उसका नाम क्या होगा, ट्राइफेनिल मिथिल, ट्राइफेनिल मैथिल कहेंगे इसको हम, क्या कहेंगे, ट्राइफिनाइल मैथिल इसको कहा जाएगा। एल्किल समूह का नाम क्या है, 3 फेनिल समूह जुड़े हुए हैं। और ये जो कार्बन उसको अपन बोलते हैं, एक कार्बन का जो एल्किल होता है उसको कहते हैं मैथिल, तो इसका नाम होगा ट्राइफिनाइल मैथिल एनायन। सेकंड पद्धति के अनुसार, सेकंड पद्धति के अनुसार का नाम क्या होगा, ट्राइफेनाइल एनायन, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कार्बो एनायन का नामकरण, ठीक है। तो कार्बो एनायन हमें कैसे प्राप्त होता है, कौन कौन से एलिफेटिक यौगिकों की तरह हमें कार्बो एनायन प्राप्त होता है, उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा करी। अब बात करते हैं जो कार्बो एनायन है उसकी संरचना, उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि कार्बो एनायन में 3 बंध होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता, ठीक है। ये 3 तो बंध, 3 बॉन्ड एवं एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है इसमें कार्बो एनायन में। और जो कार्बो एनायन की जो स्ट्रक्चर होती है, जो संरचना होती है, उसमें जो कार्बन परमाणु होता है, उस कार्बन परमाणु का मतलब इसका जो संकरण होता है, संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो कौन सा होता है आपका, sp3 संकरण होता है। जैसे कि कार्बोनियम आयन में हमने बात करी थी, sp2 संकरण होता है, तो यहाँ पे कौन सा संकरण होगा आपका, sp3 संकरण होता है। अब sp3 संकरण में 4 sp3 संकरित कक्षक होते हैं और 4 sp3 संकरित कक्षकों में से 3 sp3 संकरित कक्षक क्या बनाते हैं, बंध बनाते हैं। और एक sp3 संकरित कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। ये है आपकी कार्बो एनायन की स्ट्रक्चर। कार्बो एनायन में जो कार्बन परमाणु जो होता है उसका संकरण आपका होता है sp3 संकरण आपका होता है, ठीक है। कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरण यहाँ पे आपका होता है, जिसमें 3 sp3 संकरित कक्षक होते हैं, वह बंध बनाने में भाग लेते हैं। और एक sp3 संकरित कक्षक में क्या उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, ठीक है। और ये जो 3 sp3 संकरित कक्षक हैं वो किसमें भाग लेते हैं, बंध बनाने में। और एक sp3 संकरित कक्षक जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता। अब इसकी देखते हुए हम बात करें तो ये बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा है, तो कार्बन की स्ट्रक्चर जो होगी वो इस प्रकार से होगी, ठीक है। ये आपका हो गया कार्बो एनायन की स्ट्रक्चर। तो sp3 संकलन 4 sp3 संकरित कक्षक जिसमें से 3 तो बंध बना रहे हैं, एक में इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, ये बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं अगर sp3 संकरित कक्षक होता है तो संकरण होता है तो उसकी स्ट्रक्चर चतुष्फल की होती है, लेकिन यहाँ पे जो चौथा sp3 संकरित कक्षक है वो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा है। इस वजह से कार्बो एनायन की जो स्ट्रक्चर जो होती है वह अमोनिया के समान पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। कौन सी स्ट्रक्चर होती है,
पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, कार्बन आयन की स्ट्रक्चर कौन सी होती है? पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा है अमोनिया में आपकी पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। तो ये है आपका कार्बन एनायन कैसे बनता है, किस प्रकार के यौगिकों के द्वारा बनता है, और कार्बन एनायन का नामकरण, और साथ ही हमने देखा कार्बन एनायन की स्ट्रक्चर। अब इसके बाद आपका था स्टेबिलिटी, स्थायित्व कार्बन एनायन का, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। अभी इस प्रकार के यौगिकों के द्वारा हमने देखा कि कार्बन एनायन आपका बनता है। यहाँ पे X कोई ऐसा ग्रुप है जिसकी नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, इलेक्ट्रॉन को अपने आकर्षित करने वाले समूह उपस्थित होता है, जैसे कि आपका कार्बोनिल समूह हो सकता है, आपका NO2 समूह हो सकता है, आपका साइनाइड समूह हो सकता है, आपका एस्टर समूह हो सकता है, जो इस कार्बन को जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन उसको अम्लीय प्रकृति का कर देता है, और लुईस क्षार या बेस की उपस्थिति में जो हाइड्रोजन है वो आपका H+ के रूप में बाहर निकल जाता है, तो हमें प्राप्त होता है कार्बन एनायन मध्यवर्ती। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे इसके स्थायित्व के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।